नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए एंशिएंट हिस्ट्री का एक नया विषय राष्ट्रकूट वंश लेके आ चुका हूं। देखिए आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत के इतिहास का पार्ट नंबर 3 की, जिसमें हम राष्ट्रकूट वंश की बात करें। देखिए इससे पहले हम दक्षिण भारत के इतिहास के 2 भागों को पढ़ चुके हैं, जिसमें हम संगम काल को पढ़ चुके हैं और पल्लव वंश और चालुक्य वंश को पढ़ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश और 9वीं शताब्दी में एक बार पुनः आता है चोल वंश। तो इन दोनों की बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले राष्ट्रकूट वंश की। तो अगर बात की जाए राष्ट्रकूट वंश की, तो राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो दंती दुर्ग थे और इनकी जो राजधानी थी वो थी मान्यखेत। बहुत बार परीक्षाओं में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राष्ट्रकूट वंश था इनकी राजधानी कहाँ पे थी, तो इनकी राजधानी जो है वो मान्यखेत में थी। अच्छा, अगर बात करें राष्ट्रकूट वंश की, तो राष्ट्रकूट वंश के 5 प्रमुख शासक थे। इसमें कृष्ण प्रथम था, आपका ध्रुव प्रथम था, आपका गोविंद तृतीय था, अमोघ वर्ष था और कृष्ण तृतीय था। तो 5 राजाओं की आज बेहतरीन तरीके से 5 शासकों की बात करने वाले हैं। मैं एनसीईआरटी बेस्ड आपको पढ़ा रहा हूं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को भी आप जरूर देख सकते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रकूट वंश की बात करते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश की अगर बात की जाए तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा, और दंती दुर्ग का जो कार्यकाल था 735 से 756 ईस्वी के बीच था। तो राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना है वो दंती दुर्ग ने वातापी के चालुक्य के जो अंतिम शासक होते थे कृतिवर्मन द्वितीय को पराजित करके की थी। तो दंती दुर्ग ने किसको हराया, तो मैंने आपको ये बताया था जब मैंने आपको वातापी के चालुक्य के बारे में पढ़ाया था कि 3 चालुक्य थे, वेंगी चालुक्य थे, वातापी चालुक्य थे और कल्याणी चालुक्य थे। तो 3 चालुक्य राजवंश हुए थे, वो मैं पिछली वीडियोज में अपनी पढ़ा चुका हूँ। तो वातापी चालुक्य के जो अंतिम शासक थे, अंतिम राजा थे कृतिवर्मन द्वितीय, तो इनको हराया था आपके राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग ने। बहुत बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है इनकी राजधानी कहाँ पे है। अच्छा, राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आप भी एसपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से है, हज़ारों रुपए की कोचिंग नहीं ले सकते। देखिए हम बहुत डिटेल से आपको 5 टीचर मेरे बैच में आपको बहुत डिटेल एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी करवा रहे हैं और हर एक सब्जेक्ट 11 से 12 सब्जेक्ट जिसमें रहते हैं, हर एक सब्जेक्ट आपको बहुत डिटेल से करवाया जा रहा है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 में 7876145409। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे जो है ये बैच जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उन 5 राजाओं की बात करते हैं जिनमें हम सबसे पहले बात करेंगे कृष्ण प्रथम की। अगर कृष्ण प्रथम की बात की जाए तो दंती दुर्ग के बाद इस वंश का जो अगला शासक बनता है वो कौन बनता है, तो सीधा क्वेश्चन आता है कि दंती दुर्ग के बाद जो है वो जो राष्ट्रकूट वंश था उसका नया राजा कौन बनता है, तो दंती दुर्ग के बाद बनता है आपका कृष्ण प्रथम। अच्छा, कृष्ण प्रथम आपका दंती दुर्ग के बाद बनता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसने अपने शासनकाल में एलोरा की ठोस चट्टानों को कटवाकर एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण करवाया। तो सीधा क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है कि एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण जो है वो कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एलोरा के जो कैलाश मंदिर जो बनाए थे, किसने बनाए थे, कृष्ण प्रथम ने, राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। किस शैली में बनाए थे, तो याद रखना द्रविड़ शैली में। तो ये आप जरूर याद रखें कि शैली में, द्रविड़ शैली में ये कैलाश मंदिरों का इनका निर्माण हुआ था। इसके बाद अगले जो शासक है वो है ध्रुव। अगर बात करें ध्रुव की, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ध्रुव भी एक राष्ट्रकूट वंश के शक्तिशाली राजा थे। और अगर ध्रुव की बात करें तो ध्रुव ने 780 ईस्वी में अपने भाई गोविंद द्वितीय को राजगद्दी से हटाकर शासक बना। तो राष्ट्रकूट वंश के वो राजा जिसने अपने ही भाई को अपने राजगद्दी से हटा दिया। तो गोविंद द्वितीय राष्ट्रकूट वंश के एक राजा थे, उनको किसने अपने उनकी गद्दी से हटाया था, तो इनको हटाया था आपके ध्रुव ने। तो ध्रुव 780 ईस्वी में राजा बनता है। तो ध्रुव ने अपने भाई को अपनी गद्दी से यहाँ पे हटा दिया और इसने उत्तरापद की तरफ विजय अभियान भी चलाया। तो ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश के वो राजा जिन्होंने उत्तरापद की तरफ विजय अभियान चलाया था, तो इनका नाम था ध्रुव। अच्छा, इसने उत्तर के अपने सफल अभियानों के उपरांत इसने क्या किया, इसने उपरांत ध्रुव में गंगा यमुना के प्रतीक चिन्ह को, ध्रुव ने क्या किया कि जो गंगा यमुना
को अपने प्रतीक चिन्ह को अपना राज चिन्ह बना दिया। तो राष्ट्रकूट वंश के वो कौन से राजा थे जिसने गंगा यमुना को अपना प्रतीक चिन्ह या राज चिन्ह बनाया? तो वो थे आपके, कौन थे भैया? वो थे आपके राष्ट्रकूट वंश के राजा ध्रुव। तो गंगा यमुना को अपना प्रतीक चिन्ह बनाया इसने, पहले उत्तर में विजय पाई और उत्तर में विजय पाने के कारण इसने गंगा यमुना का जो प्रतीक था उसको क्या बनाया? अपना सिंबल बना दिया। और अगर ध्रुव की बात करें तो ध्रुव ही वो पहला शासक था जिसने क्या किया? कनौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। तो राष्ट्रकूट वंश के वो राजा जिनके द्वारा त्रिपक्षीय जो संघर्ष है उसमें भाग लिया जाता है। देखिए थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है कि आप इसको पढ़ ना पाओ। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में इन्होंने भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज को झांसी के निकट, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रकूट वंश के वो राजा जिन्होंने प्रतिहार वंश के नरेश वत्सराज को झांसी के निकट और आपके पाल नरेश धर्मपाल को गंगा यमुना दोआब के पास पराजित किया। इसीलिए इनका राज चिन्ह भी क्या था? आपका जो है वो गंगा यमुना के प्रतीक चिन्ह को इन्होंने राज चिन्ह बनाया। अच्छा, अगर बात करें ध्रुव को, तो ध्रुव को एक नाम दिया गया धारावर्ष। तो ध्रुव को धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बार फिर से ध्रुव के बारे में देख लेते हैं। ध्रुव ने क्या किया था? इसने अपने राजगद्दी पे बैठने के लिए देखिए अपने भाई गोविंद द्वितीय को हटाया था और उत्तर के सफल अभियानों के लिए इसने उत्तर की तरफ जो है वो अपना अभियान चलाया था और गंगा यमुना की को इसने क्या बनाया था? अपने राज चिन्ह बना दिया था, गंगा यमुना प्रतीक चिन्ह को। और साथ में इसने ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का वो पहला शासक था जिसने कनौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष भी किया था। इसने प्रतिहार नरेश वत्सराज को झांसी के निकट हराया और पाल नरेश धर्मपाल को गंगा यमुना दोआब के निकट हराया था। तो ये बात आपको याद रखनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है और ध्रुव को ही जो है वो धारावर्ष भी कहा जाता है। इसके बाद आगे बात करते हैं गोविंद तृतीय की। अगर बात की जाए गोविंद तृतीय की तो यहाँ से कुछ ज़्यादा तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन जितना पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। गोविंद तृतीय, अगर गोविंद तृतीय की बात करें तो गोविंद तृतीय की एक महाप्रतापी, याद रखना गोविंद तृतीय भी एक महाप्रतापी शासक था और इसने पल्लव, पांडे और आपका चेर, प्रतिहार और गंग शासकों को पराजित किया था। तो आपके ऐसे कौन से राजा थे जिसने आपका पल्लव वंश, पांडे वंश या राष्ट्रकूट वंश के वो राजा जिसने पांडे वंश हो गया, आपका चेर वंश हो गया, प्रतिहार वंश और गंग शासकों को पराजित किया था? तो इसके बाद इसका पुत्र अमोघ वर्ष जो है वो इस वंश का अगला शासक बनता है। तो गोविंद तृतीय के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस इतना ही पढ़ेंगे कि राष्ट्रकूट वंश के वो राजा जिनके द्वारा पल्लव वंश, पांडे वंश, केरल वंश को चेर वंश कहते हैं, प्रतिहार वंश और गंग राजाओं को हराया था, तो वो थे आपके गोविंद तृतीय है। इसके बाद आगे आपके चल के आता है अमोघ वर्ष। अगर बात की जाए अमोघ वर्ष की तो अमोघ वर्ष को गोविंद तृतीय का पुत्र था और अमोघ वर्ष को राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक माना जाता था। तो राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक कौन था? देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो राष्ट्रकूट वंश का जो है वो गोविंद तृतीय का पुत्र था। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये जो है वो क्या था? राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान या सबसे शक्तिशाली शासक था। अगर बात की जाए अमोघ वर्ष की तो ये जैन धर्म का अनुयायी था और इसके गुरु का जो नाम था वो जैन आचार्य जिनसेन था। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश के वो राजा जिनके गुरु का नाम यहाँ पे जो है वो जिनसेन था, तो वो थे आपके अमोघ वर्ष। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए अगर अमोघ वर्ष की बात करें तो स्वयं को एक महान विद्वान ये बताता था और इसने कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ लिखा। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमोघ वर्ष के द्वारा किस भाषा में काव्य ग्रंथ लिखा जाता है या उस काव्य ग्रंथ का नाम क्या है जो अमोघ वर्ष के द्वारा लिखा गया है? तो उस काव्य ग्रंथ का जो नाम था वो था आपका कवि राजमार्ग। तो याद रखना इसने कन्नड़ भाषा का एक ग्रंथ जिसका नाम कवि राजमार्ग था उसकी रचना की थी। इस बात को आपने याद रखना है। ये भी देखिए हर एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे तो चीज़ें क्लियर होने वाली है। तो अमोघ वर्ष के द्वारा एक कन्नड़ भाषा का एक काव्य ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था कवि राजमार्ग। अमोघ वर्ष के बाद आते हैं कृष्ण तृतीय। अच्छा, कृष्ण तृतीय क्या कहते हैं? तो कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश के सबसे प्रतापी राजाओं में से एक था। तो अगर प्रतापी की बात करें, अगर तो विद्वानों की बात करें तो अमोघ वर्ष सबसे प्रभावशाली था, सबसे महत्वपूर्ण था, लेकिन कृष्ण तृतीय भी जो है वो प्रतापी शासकों में से एक था। इसने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की। तो राष्ट्रकूट वंश के वो राजा जिसके द्वारा अकाल वर्ष की उपाधि को धारण किया जाता है तो वो कौन थे? आपके कृष्ण तृतीय थे। अगर बात की जाए तो सत्ता हाथ
में आते ही कांची और तंजौर पर इसने विजय अभियान चलाकर उनको जीत लिया। तो याद रखना, कृष्ण तृतीय जब राजा बनते हैं राष्ट्रकूट वंश के, वो राजा जिन्होंने कांची और तंजौर पर विजय अभियान चलाकर उनको जीता, तो वो थे आपके कृष्ण तृतीय। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले। तो अगर बात करें कृष्ण तृतीय की, इन्होंने कांची और तंजौर को जीता। साथ में अगर इनकी बात करें तो कृष्ण तृतीय ने तक्कोलम के युद्ध, एक युद्ध हुआ था तक्कोलम का युद्ध, तक्कोलम के युद्ध में चोल शासक प्रांतक प्रथम को हराया था। तो पहली बात तो यही पूछी जाएगी कि तक्कोलम का युद्ध किस किस के बीच हुआ। तो प्रांतक प्रथम और आपका चोल शासक कृष्ण तृतीय के बीच एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं तक्कोलम का युद्ध, ये भी आपको याद रखना है। तो तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण तृतीय की जीत होती है। और अगर बात की जाए आपके किसकी, प्रांतक प्रथम जो कि चोल शासक थे, इनकी क्या होती है, हार होती है। और अगर बात करें तो इसी के दरबार में जो कि आपका कृष्ण तृतीय थे, तो इन्हीं के दरबार में कन्नड़ भाषाई कवि पौन, क्या नाम है भाई, पौन, 2 बार 9 लगाना है, पौन रहा करते थे और इन्होंने शांति पुराण की रचना की। तो किस कन्नड़ भाषाई कवि ने शांति पुराण की रचना की, तो वो पौन ने की। और पौन किसके दरबार में रहते थे, कृष्ण तृतीय के दरबार में भैया रहते थे। देखिए चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझना है, बेहतर तरीके से समझेंगे तो चीज़ें बेहतर तरीके से क्लियर भी होने वाली। अगर बात करें इस वंश का अंतिम शासक जो राष्ट्रकूट वंश था, इस वंश का जो अंतिम शासक था वो कर्क द्वितीय था। और अगर कर्क द्वितीय की बात करें तो यह एक अयोग्य शासक था जिसकी हत्या तैलव द्वितीय ने की। और तैलव द्वितीय ने इसके बाद कल्याणी चालुक्य वंश की स्थापना की। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रकूट वंश के अंतिम राजा तैलव जो द्वितीय है, उसने ही जो है अंतिम शासक कर्क द्वितीय को हराया था। तो कर्क द्वितीय जो है वो राष्ट्रकूट वंश का क्या था, अंतिम राजा था। और इसकी हत्या की थी कल्याणी चालुक्य कल्याणी वंश के राजा तैलव द्वितीय। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद क्या हुई, चालुक्य कल्याणी वंश की क्या हुई, स्थापना हुई। अच्छा, राष्ट्रकूट वंश के बारे में कुछ और बात करते हैं। जैसे कि आपका एलोरा और एलिफेंटा की जो गुफाओं का निर्माण है, ये किन राजाओं के द्वारा किया गया था। तो एलोरा और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं का जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा किया गया था। एलोरा में जो है टोटल 34 गुफाएं, आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आज डिटेल से बताने वाला हूँ। तो बहुत बेहतर तरीके से आप इन बातों को याद रखें कि भैया एलोरा में जो एलोरा की गुफाएं हैं उनका निर्माण, एलोरा और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं उनका निर्माण जो है वो राष्ट्रकूट वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था। और एलोरा में जो है वो टोटल 34 गुफाएं हैं, 1 से 12 तक बौद्ध गुफाएं हैं, 13 से 29 तक हिंदू गुफाएं हैं और 30 से 34 तक जैन गुफाएं हैं। तो ये आप इन गुफाओं को भी आपने याद रखना है, बेहतर तरीके से बेहतरीन तरीके से आपने इन गुफाओं को याद रखना है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम चोल वंश। देखिए चोल वंश जो है आता है 3री शताब्दी के बाद, चोल वंश के पतन के बाद 9वीं शताब्दी के आसपास चोल साम्राज्य का एक बार पुनः उदय होता है। देखिए एक बार तो हम 3री शताब्दी में चोल वंश को पढ़ चुके हैं और फिर हम जो है वो 9वीं शताब्दी का चोल वंश एक बार दोबारा पढ़ेंगे। दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों से ही क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले चोल वंश की बात करते हैं। 9वीं शताब्दी का जो चोल वंश था वो 850 से 1279 ईस्वी तक रहता है। तो अगर बात करें तो 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना, तो ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 9वीं शताब्दी का जो चोल साम्राज्य है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। तो 9वीं शताब्दी का जो चोल साम्राज्य था उसकी स्थापना जो है वो विजयालय के द्वारा, किसने की थी, विजयालय नाम आपको याद रखना है, विजयालय के द्वारा की गई। और इसे चोल वंश का द्वितीय संस्थापक कहते हैं। देखिए चोल वंश का द्वितीय संस्थापक कौन है, तो चोल वंश का द्वितीय संस्थापक आपका विजयालय है। इस बात को आपने याद रखना है, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चोल वंश का द्वितीय संस्थापक विजयालय। अच्छा, अगर बात करें चोल वंश के संस्थापक की, तो विजयालय चोल वंश का संस्थापक था, 9वीं शताब्दी वाला, और इनकी जो राजधानी थी वो तंजौर में थी। अब बात करते हैं 9वीं शताब्दी के चोल वंश के कुछ प्रथम और महत्वपूर्ण शासकों की। तो इसमें प्रांतक प्रथम है, राजा राज प्रथम है, राजेंद्र प्रथम है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रांतक प्रथम, आपके राजा राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, ये प्रमुख शासक थे आपके 9वीं शताब्दी के चोल वंश की। तो सबसे पहले बात करते हैं विजयालय की। तो विजयालय जो है वो इसी ने 9वीं शताब्दी में, याद रखना है, इसी ने क्या किया था कि 9वीं शताब्दी के चोल साम्राज्य की स्थापना की। तो 9वीं शताब्दी के चोल साम्राज्य की जो स्थापना है वो विजयालय के द्वारा की जाती है और इसने तंजौर को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया। और इसके बाद आदित्य प्रथम का पुत्र परांतक, तो याद रखना है एक चोल वंश के राजा आदित्य प्रथम थे, इनका पुत्र परांतक जो है वो, परांतक प्रथम जो है वो क्या बनता है, ये परांतक प्रथम जो है वो चोल वंश का जो है अगला राजा बनता है।
तो सबसे पहले बात करते हैं प्रांतक प्रथम की। तो इसने अपने शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय को हराया था। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय को हराने वाले चोल वंश के कौन से राजा थे, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो वो थे प्रांतक प्रथम। और इतिहास में इस युद्ध को तक्कोलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में जो है वो जो चोल है उनकी, देखिए कृष्ण तृतीय ने इसको हराया था, माफ़ी चाहूँगा, राष्ट्रकूट राजा प्रांतक प्रथम को किसने हराया था, कृष्ण तृतीय ने हराया था, माफ़ी चाहूँगा, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने हराया था प्रांतक प्रथम को, थोड़ा यहाँ से गलती हो गई। और इतिहास में इस युद्ध को तक्कोलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसमें चोलों की बुरी तरह से हार हुई और प्रांतक का बड़ा पुत्र राजा द्वितीय भी इसी युद्ध में मारा गया। तो तक्कोलम का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में प्रांतक प्रथम की हार होती है, मतलब कि चोलों की बुरी तरह से हार होती है, और कृष्ण तृतीय की इस युद्ध में क्या होती है, जीत होती है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चोल नरेश प्रांतक प्रथम का बेटा राजा द्वितीय किस युद्ध में मारा गया, तो ये तक्कोलम के युद्ध में मारा गया। किसने मारा भैया, राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण तृतीय के द्वारा मारा गया। अगर बात करें प्रांतक प्रथम की, तो प्रांतक प्रथम ने पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय को पराजित करके मधुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। तो किस पांड्य राजा को हराया था आपके, किसने, तो पांड्य नरेश, एक पांड्य नरेश होते थे आपके, पांड्य नरेश राज सिंह द्वितीय, तो पांड्य नरेश राज सिंह द्वितीय को हराया था आपके किसने, आपके प्रांतक प्रथम ने। तो देखिए हर एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक बात को बहुत डिटेल से सुनते जाना है। इसके बाद बात करते हैं राजा राज प्रथम की। अगर बात करें राजा राज प्रथम की, तो राजा राज प्रथम ने चोल वंश का सबसे महान व शक्तिशाली शासक था। ये क्वेश्चन एक बार नहीं 10 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि राजा राज चोल जो है वो किस वंश का सबसे महान शासक था, तो ये आपके चोल वंश का सबसे महान शासक था और ये शैव धर्म का अनुयायी था। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है किस धर्म को मानने वाला था, तो ये शैव धर्म को मानता था, शैव धर्म का अनुयायी था। इसने श्रीलंका पे आक्रमण करके उसके उत्तरी हिस्से पर विजय प्राप्त की। तो चोल वंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका पे आक्रमण किया और उसके उत्तरी हिस्से पर विजय प्राप्त की थी, तो वो थे राजा राज प्रथम। अगर बात की जाए तो इसने तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो याद रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि तंजौर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो ये करवाया था राज प्रथम ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद राजेंद्र प्रथम यहाँ का अगला शासक बनता है, इस बात को आपने याद रखना है। तो अब बात करते हैं राजेंद्र प्रथम की। तो राज प्रथम के बारे में हमने पढ़ लिया, सबसे महान व शक्तिशाली शासक था। क्वेश्चन पूछा जाएगा राज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का था। श्रीलंका पे आक्रमण करके उसके उत्तरी हिस्से पर इसने विजय प्राप्त की थी और इसी ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अच्छा, अगर बात करें राजेंद्र प्रथम की, तो चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के समय ही हुआ था। इस बात को आपने याद रखना है कि जो चोल वंश था उसका जो सर्वाधिक विस्तार हुआ था, तो आपने याद रखना है कि जो चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार जो है वो किस राजा के समय हुआ, तो राजेंद्र प्रथम के समय ही हुआ था। अगर बात करें राजेंद्र प्रथम की, तो इसने संपूर्ण श्रीलंका को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। तो चोल वंश के वो राजा जिसने संपूर्ण श्रीलंका को जीता था और उसको अपने राज्य में मिलाया था, तो वो थे राजेंद्र प्रथम। और इसने गंगैकोंड चोलपुरम को चोलों की राजधानी बनाई थी। तो चोलों की राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम किसने बनाई थी, तो गंगैकोंड चोलपुरम जो चोलों की राजधानी बनाई थी वो राजेंद्र प्रथम ने बनाई थी। और राजेंद्र प्रथम ने सुमात्रा इंडोनेशिया पर आक्रमण किया था और वहाँ के शासक शैलेंद्र को पराजित किया था। देखिए हिस्ट्री इसी प्रकार होती है और एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हम हर एक चीज़ को लेके आपके साथ चल रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से चल के ले रहे हैं, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा यूट्यूब चैनल होगा जहाँ पे आपको बहुत डिटेल से इन चीज़ों को करवाया जा रहा है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना अच्छी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि कोई कराने वाला है यूट्यूब के अंदर, क्योंकि ढूंढ के मैंने ये चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से एक टॉपिक में पिरोई है। और अगर आपको हमारा बैच लेना है तो उस बैच के अंदर तो बहुत इससे भी बेहतर तरीके से वो चीज़ें आपको करवाई जाएगी। तो मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ कि हमारा बैच बहुत बेहतर है और आपको वहाँ पे हर एक टीचर बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। तो अगर आप टाइम से हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ही ज्वाइन कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो ऑफलाइन में भी आपके पास रिकॉर्डेड का मोड नहीं रहता। यहाँ पर आपके लिए रिकॉर्डेड मोड है। रिकॉर्डेड का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी वीडियो बना रहे हो तो
आपको वो वीडियो बिल्कुल लाइव क्लास हो रही है, तो बाद में कभी भी और किसी भी समय सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं, जितनी भी क्लासेस एक बैच के अंदर होती है। ऑफलाइन में क्या होता है कि आप ऑफलाइन जा तो रहे हो और ऑनलाइन में भी आप डाउट पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे पूरा आप बोल तक सकते हो। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारा ऐप में सारी सुविधाएं हैं जो आपको बहुत बेस्ट तरीके से ये आपको बेस्ट बनाती है। और जहाँ पे देखिए अब ऑनलाइन मोड में अपने घर से सहूलियत के हिसाब से आप आराम से तैयारी भी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा हो गया है। और देखिए 499 रुपये में तो कोई ऑफलाइन में आपको देने वाला नहीं है, तो इतने कम में रिकॉर्डेड क्लासेस हम दे रहे हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था, और उसके बाद कोई भी जो है वो योग्य शासक यहाँ पे नहीं होता है, जिसके कारण ये स्वयं ही जो है ये समाप्त हो जाता है चोल वंश। तो थोड़े हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो अगर बात करें चोल वंश की, तो भगवान विष्णु के उपासक ये अलवार कहलाते थे। तो चोल वंश में जो भगवान विष्णु के उपासक होते थे वो आपके अलवार कहलाते थे, और चोल वंश में जो भगवान शिव के उपासक होते थे, जो तो विष्णु भगवान के होते थे वो अलवार कहलाते थे, जो भगवान शिव के होते थे वो नैनार कहलाते थे। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसी प्रकार चोल वंश में सोने के सिक्कों को कांशु कहा जाता था, सोने के सिक्के को कांशु कहते थे। और चोल वंश के अधिकतम शासक शैव धर्म के अनुयायी थे, और चोल वंश के राजा अपना उत्तराधिकारी अपने शासनकाल में ही घोषित कर देते थे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।